नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। आज जो हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो स्टेट PCS, IAS और UPSC के अदर एग्जामों के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। जिस पर हम बात करते हैं ऐसे कुछ टॉपिक है जिसमें मुख्य भूमिका निभाता है कौन, संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में हम जो पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका पढ़ने हैं। संघ की कार्यपालिका में पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति और प्रमुख अनुच्छेद। राष्ट्रपति की क्या भूमिकाएं हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्योंकि कभी भी विशेषकर कोई भी व्यक्ति जो है इनको अच्छे तरीके से जान नहीं पाता है और ना ही सभी आर्टिकलों का पूरी तरीके से विभेदन कर पाता है। तो इन्हीं आर्टिकलों को दिमाग में रखते हुए, हम सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो बात करने वाले हैं वो राष्ट्रपति की बात करने वाले हैं। चलिए पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति का परिचय। हम राष्ट्रपति महोदय जी का परिचय शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको राष्ट्रपति के बारे में या राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में अगर सब कुछ जानकारी करनी है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लगभग हमने जो कवर किया है राष्ट्रपति को पूरी तरीके से कवर किया है और बहुत आसान वे में और ट्रिकली तरीके से कि हम ट्रिक माध्यम से इनके राष्ट्रपति का आर्टिकल को किस तरीके से याद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं आर्टिकलों को याद नहीं कर पाते, उनकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता रहता है कि हम किस तरीके से आर्टिकल तैयार करें। हम आर्टिकल भूल जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आज जो मेरा माध्यम है वो ये माध्यम है कि मैं बिल्कुल भी आपको आर्टिकल इतने आसान वे में समझाने वाला हूँ जिससे कि आपको राष्ट्रपति का टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्र संघ की कार्यपालिका की बात करें तो इसका जो विवरण मिलता है वो मिलता है आर्टिकल, इसका जो विवरण मिलता है आर्टिकल आपका 52 से आर्टिकल 52 से 78 तक इसका जो है विवरण मिल जाता है आपको। चलिए, वो इतनी कोई खास बात नहीं है, बस आपको ये सबको पता होता है। हम जो बात करते हैं राष्ट्रपति के परिचय के बारे में करते हैं। यह है भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो पहली बात यह है कि यह भारत का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। दूसरी अगर बात करें संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दूसरी क्या होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है, प्रमुख होता है। तो संघ की कार्यपालिका प्रमुख हो गया है। अगर हम नेक्स्ट में अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। नाम मात्र का शासक होता है। ये बात बहुत अहम है कि नाम मात्र का शासक जो होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष होता है। ठीक है। एक बात और बता के चलें कि राष्ट्रपति जो होता है वह होता है राज्य यानी कि सरकार का अध्यक्ष, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वह होता है मतलब आपकी संसद का एक तरीके सरकार का अध्यक्ष और ये होता है राज्य यानी देश का अध्यक्ष। राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो राज्य या देश के अध्यक्ष होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, क्या कहते हैं इसको, भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये भी बात बहुत अहम है। तो हमने अभी तक जो सीखा है वो क्या सीखा है कि भारत के प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम व्यक्ति होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका प्रमुख होता है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि देश का अध्यक्ष होता है। क्या होता है, देश का अध्यक्ष होता है, देश का अध्यक्ष होता है। इतनी बात हम यहाँ से कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में हमने इतना बात कर लिया, मगर एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि राष्ट्रपति महोदय जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो सकते हैं। ये कब से, मूल संविधान में इस बात को नहीं जिक्र किया गया था कि राष्ट्रपति महोदय जो है वह मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होंगे, परंतु एक अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसको हमने करा होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें एक बात कही गई थी क्या, कि राष्ट्रपति महोदय जो हैं वह मंत्रिपरिषद के जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए जो है वो बाध्य होंगे। ठीक है। ये किस में कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इनके जो अब प्रमुख आर्टिकल हैं उनके ऊपर बात करते हैं।
तो इनका जो प्रमुख आर्टिकल है उन पर बात करते हैं। इतनी बात हमारी यहाँ से हो चुकी है। और प्रमुख आर्टिकल जो है हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक से, हम जो कोशिश करेंगे वो किस माध्यम से करेंगे, वो करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से। और कोशिश ये है कि आपको सबसे पहले हम लिख लेते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52, अब देखिए आर्टिकल 52 कई बार ऐसा होता है कि हमें याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो आर्टिकल 52 में है कार्यपालिका का प्रमुख, यानी कि राष्ट्रपति महोदय जो होंगे वो क्या होंगे, कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। क्या होंगे, कार्यपालिका के प्रमुख। तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि यह कार्यपालिका के होंगे, क्या होंगे, प्रमुख। ठीक है। इसके बाद में आपका एक आर्टिकल आता है, 53। आर्टिकल 53 आता है। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति, संघ सरकार की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति जो होंगी वो किसके निहित होंगी, राष्ट्रपति में। तो संपूर्ण शक्ति किसमें होंगी, कार्यपालिका में जो होंगी, इनकी कार्यपालिका में की सारी शक्ति जो होंगी, कार्यपालिका की शक्ति जो होंगी राष्ट्रपति में निहित होंगी। यानी कि संपूर्ण शक्ति, कार्यपालिका शक्ति किसमें होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो अभी तक हम 2 आर्टिकल की तरफ चलते हैं। क्या है, आर्टिकल 52 जो है उसमें कहा गया है कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति जो होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक। आर्टिकल 54 में अगर बात करें तो आर्टिकल 54 में अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 54 में, तो आर्टिकल 54 में जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, आर्टिकल 54 में जो दिया गया है क्या दिया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है। आर्टिकल 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन बोले तो क्या बोल सकते हैं हम, चुनाव। निर्वाचन को बोले तो हम क्या कह सकते हैं, चुनाव कह सकते हैं। अब हम बात आती है कि हम इन आर्टिकल को याद किस तरीके से करेंगे। अब इन आर्टिकलों को हम किस तरीके से याद करेंगे। ठीक है। तो इनको याद करने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए जब किसी व्यक्ति को शक्ति होती है, यानी कि संपूर्ण शक्ति होती है किसी व्यक्ति को, तो 3 क्षेत्रों से होती है, समझ गए नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरीके से 3 तरीके से जो है ये शक्तियाँ निहित होती है। तो 3 तरीके याद आएगा और क्या हो जाएंगी, हमारी शक्तियाँ हो जाएंगी। जबकि चुनाव जो होता है वो 4 लोग करते हैं। चुनाव क्या करते हैं, 4 लोग। आपसे क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से कि चुनाव जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो 4 लोग जो है चुनाव इसका करते हैं। तो क्या करते हैं, 4 लोग इसका क्या करते हैं, चुनाव। तो हम इससे 4 से क्या याद रखेंगे, चुनाव याद रखेंगे या निर्वाचन। तो इस तरीके से हमने अपने कितने आर्टिकल तैयार कर लिए हैं, हमने आर्टिकल तैयार कर लिए हैं 3। यानी कि आर्टिकल 52 में है कार्यपालिका के प्रमुख। ठीक है। आर्टिकल 53 में संपूर्ण शक्तियाँ कार्यपालिका की जो राष्ट्रपति के हाथ में होंगी। और आर्टिकल 54 बोले तो चुनाव। ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगर हम आगे देखें चुनाव में कौन कौन भागीदारी लेते हैं, तो आर्टिकल 54 में क्या जो चुनाव प्रक्रिया है उसको हम समझ लेते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में जो है वो कौन कौन भाग लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में मिल जाएगा, चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, जो आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 54 के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनमें कौन करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो रहता है वो रहता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। तो पहली बात ये कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो एक तो हमारा यहाँ से ये बात बन गई कि कौन शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। और वो कौन कौन हो सकते हैं, देखिए वो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं, और नंबर 2 पर आपका राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो ये दो तरीके से, तो एक फैक्ट तो बन गया हमारा ये कि संसद के दोनों सदनों के जो होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर दूसरी से मैं बात करें, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य। दूसरा क्या होता है आपका, सभी राज्यों के विधान सभाओं के सदस्य, यानी कि जो हमारे विधायक होते हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा जो थी यूटी, दिल्ली और पौंडीचेरी की जो विधानसभा थी उसके जो सदस्य थे वो भी कैंडिडेट इसमें भागीदारी लेते हैं। और कहने का मतलब ये है कि जब से अभी हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसमें कि
आपका अगर हम बात करें 31 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और 3 यूटी यानी कि दिल्ली आपका पांडुचेरी और फिर आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि 3 यूटी स्टेट हैं जिनके विधानसभा के सदस्य जो हैं इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब यहाँ से हमारी बात आ चुकी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन भागीदारी करते हैं। तो पहला हमारा हो गया संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य हो गए, लोकसभा जिसमें राज्यसभा होते हैं, फिर राज्यों के जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा सदस्य हो गए हैं, इसमें चुनाव लेते हैं। और आपके 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को लगाकर, इससे पहले दिल्ली और पांडुचेरी ही के विधानसभा के सदस्य ही निर्वाचन में भागीदारी लेते थे, बट अब जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा निर्वाचन। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन व्यक्ति जो है चुनाव में भागीदारी नहीं लेते। तो चुनाव में जितने भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति महोदय जी के चुनाव में भागीदारी नहीं लेते। तो यहाँ से हमारा हो चुका है आर्टिकल 54, यानी कि 4 आर्टिकल हमने यहाँ से कवर कर लिए हैं, यानी कि 3 आर्टिकल हमने यहाँ से कवर कर लिए हैं। 52 यानी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष या कार्यपालिका का प्रमुख, 53 राष्ट्रपति के अंदर जो है सारी शक्तियाँ कार्यपालिका की निहित, ठीक है, और आर्टिकल 54 में निर्वाचन। अब हमारा जो आर्टिकल है बहुत अहम आर्टिकल है, जिसकी हम बात करते हैं आर्टिकल 55। तो आर्टिकल में 55 बोले तो 5, आर्टिकल 55 बोले तो 5 और 5 से क्या हो जाएगा निर्वाचन प्रक्रिया। 55 में क्या आ जाएगा निर्वाचन प्रक्रिया। तो यहाँ से ट्रिक याद हो गई, 55 से प्रक्रिया यानी 5 से प्रक्रिया। अब वो प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया में होता है अनुपातिक जो हमारा होता है वो कैसा होता है, कौन सी निर्वाचन प्रक्रिया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचन के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो इस आधार से जो है इसकी क्या होती है प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं जिससे कि हमारे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर एक विधायक का मत अगर हम बात करें, यानी कि एक विधायक विधानसभा, ऐसे लिख सकते हैं विधानसभा के सदस्य का अगर मत जाने हम, तो उसके लिए क्या होता है उसके लिए होता है टोटल स्टेट की जनसंख्या, यानी कि टोटल स्टेट की पॉपुलेशन, और हमारे टोटल जितने भी हमारे क्या होते हैं कुल राज्य के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उसी राज्य के निर्वाचित सदस्य और गुणा में 1/1000। तो ये जो मत होता है वो हमारा क्या होता है, ये मत होता है एक विधानसभा के सदस्य का मत होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा ये होता है जो प्रक्रिया में भाग करते हैं, और एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हमारा, एक होता है संसद के सदस्य का निर्वाचन यानी मत। तो संसद के सदस्य का मत क्या होता है, संसद के सदस्य का मत बराबर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सभी राज्यों का क्या होता है, इसका मत क्या होता है कि जितने भी हमारे होते हैं कुल विधानसभा की मतों की संख्या, यानी कि कुल विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या बटे जो भी हमारा होता है इसमें राज्य कुल निर्वाचन जो होता है हमारे संसद के निर्वाचित कुल संख्या, संसद के जो होते हैं हमारे संसद के कुल निर्वाचित सदस्य। तो एक फॉर्मूला ये होता है। तो हम यहाँ से 2 तरीके से जो है आर्टिकल 55 को समझ सकते हैं। आर्टिकल 55 में जो है हमारा वो क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का हमारा चुनाव है। ठीक है, और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो एक विधानसभा का मत होता है और दूसरा जो होता है वो संसद सदस्य का मत होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल 55 तक। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्टिकल 56 क्या है। आर्टिकल 56 हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो अब हमारा है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है,
आर्टिकल 56 जो कहता है वो हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 56 में होता है कार्यकाल। क्या होता है हमारा आर्टिकल 56 में, कार्यकाल। तो राष्ट्रपति महोदय का जो आर्टिकल 56 में होता है वो कार्यकाल। आपको याद रखना 5 या 6, समझ गए नहीं, मगर फिर भी कितना रहता है, 5 वर्ष। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, वो होता है 5 वर्ष। ठीक है, तो आर्टिकल 56 से हम सीख रहे हैं, आर्टिकल 56 से हमारा क्या है कि कार्यकाल है राष्ट्रपति महोदय का, और यह है 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष से पहले भी ये त्यागपत्र दे सकता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में है पुनः निर्वाचन। आर्टिकल 57 में हमारा है पुनः निर्वाचन। अब आर्टिकल 57 क्या कहता है पुनर्निर्वाचन को, कि ऐसे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जाएगा जिसका महाभियोग के द्वारा हटाया गया था, उस राष्ट्रपति को जो है दोबारा से पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। यह है आपके आर्टिकल 57। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 58 क्या कहता है, तो आर्टिकल 58 में है योग्यता। क्या है आर्टिकल 58 में क्या है, योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जो जिक्र किया गया है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो वो आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है 58 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 58 के अंतर्गत योग्यता के बारे में किया गया है। मगर इसमें क्या होता है, अब ये बात को बहुत अहम समझने की है, ये जो बात है बहुत अहम समझने की है कि योग्यता में क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 58 की जो योग्यता है उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, तो देखिए आर्टिकल 58 में हमारा है योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होंगी। तो पहली इसमें बात होती है कि भारत का नागरिक हो, पहली बात ये। दूसरा ये लाभ के पद पर आसीन न हो। इसमें जो अहम बात होती है कि आयु कितनी, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ये बात होती है। फिर एक अहम जो होती है जो सब में नहीं मिलती, भारत का नागरिक, ये बात हर किसी व्यक्ति में मिल सकती है। लाभ के पद पर आसीन रहने का, ये भी ना रहो, लाभ के पद पर आसीन न हो, ये वाली योग्यता भी हर व्यक्ति में मिल सकती है। 35 वर्ष की आयु उस व्यक्ति में मिल सकती है जो गांव में या शहर में रहता है, उसमें मिल सकती है। क्या वो राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि इसमें एक अहम भूमिका जो होती है वो क्या होती है, 50 तो होते हैं प्रस्तावक, 50 जो होते हैं प्रस्तावक सदस्य होते हैं, और 50 जो होते हैं अनुमोदक सदस्य होते हैं। अब क्या होते हैं प्रस्तावक और क्या होते हैं अनुमोदक, इनके बारे में बात कर लेते हैं कि 50 प्रस्तावक क्या होते हैं, 50 अनुमोदक सदस्य क्या होते हैं। चलिए इन पर हम थोड़ा बात करते हैं। प्रस्तावक वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनने योग्य है, और 50 अनुमोदक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये वेरीफाई करते हैं इसकी योग्यताओं को, ये क्या वेरीफाई करते हैं पूरी तरीके से कि ये राष्ट्रपति बनने योग्य है। तो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो होते हैं संसद सदस्य होते हैं, जो किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकते, वो किसके पास हो सकते हैं, जो संसद का सदस्य होगा उसके पास हो सकते हैं, समझ गए। या ये किसी भी भारत के किसी आम नागरिक के पास, जनरली किसी के पास नहीं हो सकते, बट ये तीनों बातें जो है किसी भी नागरिक के पास हो सकते हैं। तो ये हमारी थी योग्यता आर्टिकल 58 के चलते। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 की, कि आर्टिकल 59 में क्या कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में। तो हमारा जो यहाँ से आर्टिकल है वो आर्टिकल है 59। आर्टिकल 59 हमें क्या बताता है, आर्टिकल 59 हमें बताता है कि वेतन और भत्ता, किसे बताता है, वेतन भत्ता। तो आर्टिकल यहाँ से एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल के चलते जो है राष्ट्रपति महोदय जी के वेतन और भत्ते के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल है आपका 59 में। इसमें एक अहम बात जो होती है वो जो बात सबको पता नहीं होती, वो बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ 59 का रियल मतलब क्या होता है। कि इसमें होता है कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति महोदय
के वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी। तो ये वाली बात जो होती है ये भी आर्टिकल 59 में कही गई होती है। तो आर्टिकल 59 में कहा जाता है कि किस आर्टिकल के चलते जो है राष्ट्रपति महोदय जी के कार्यकाल के चलते वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जाएगी। तो ये आपका है आर्टिकल 59 के अंतर्गत। यहाँ से बात आ गई है ये। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट आर्टिकल जो है वह आर्टिकल क्या है, वह आर्टिकल है 60। तो अब जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है, 60। अब 60 आर्टिकल में क्या कहा जाता है, शपथ। तो 60 से शपथ, 60 से क्या हो जाएगा, शपथ। तो राष्ट्रपति महोदय जी के आर्टिकल 60 में क्या कहा गया है कि शपथ, उनके बारे में। अब जो इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति जी को, वो शपथ कौन दिलाता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो राष्ट्रपति महोदय जी को है मुख्य न्यायाधीश। कौन शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति महोदय जी को शपथ दिलाता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 60। ऐसा होता है कि जब भी हमें परीक्षाओं के लिए कोई रिवीजन करना होता है तो उसके लिए हमें अहम भूमिका होती है कि इसके आर्टिकलों पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और आर्टिकल जब हम फोकस करेंगे तो आसानी से हम उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब जो हमारा है आर्टिकल, अब हमारा जो आर्टिकल है इसके अतिरिक्त आर्टिकल है वो है 61। अब ये मोस्ट आर्टिकल है बहुत ज़्यादा। ये मोस्ट किस लिए है, मोस्ट तो सभी है, परंतु ये किस लिए है, क्योंकि इसके बारे में बच्चों को पता तो होता है कि आर्टिकल क्या है, बट उसको बच्चों को ये पता नहीं होता कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस आर्टिकल का मतलब होता है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है, महाभियोग। यानी कि राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करें या अपना कार्य संविधान के अनुसार न करें, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन पे इन पर महाभियोग जारी किया जाता है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, महाभियोग जारी किया जा सकता है। तो ये होता है महाभियोग। बट देखिए यहाँ कैंडिडेटों को कुछ डाउट रहता है, यहाँ जो शपथ लेता है वो किस तरीके से शपथ लेता है। आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो किस पक्ष पे शपथ लेता है। तो मैं इसको बता के चलूँ, राष्ट्रपति जी जो है संविधान की अकॉर्डिंग, संविधान को मानने के लिए तथा संविधान के अनुसार चलने के लिए या संविधान की आस्था को रखने के लिए यह शपथ लिया जाता है कि मैं संविधान के अनुसार अपने कार्य को निर्वहन करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, महाभियोग कब जारी किया जाता है, आर्टिकल 61 में। क्यों, जब राष्ट्रपति महोदय जब संविधान का जब उल्लंघन करे तो क्या होता है, या कार्य संविधान के अनुसार न करे, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर महाभियोग जारी हो जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। अब बात आती है कि महाभियोग कौन लेता है। आर्टिकल का इसका अकॉर्डिंग आती है कि यहाँ पर महाभियोग कौन लेता है। तो संसद का कोई भी सदन महाभियोग जारी कर सकता है, बशर्ते उसके उस सदन के कैंडिडेट 1/4 सदस्यों को यह ऐसा लगता हो कि राष्ट्रपति महोदय जी ने संविधान का उल्लंघन किया है। इसके अनुसार यहाँ क्वेश्चन आ जाता है परीक्षाओं में कि किस सदन के द्वारा जो है संविधान में महाभियोग जारी किया था। तो ऑप्शन होता है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रत्येक मतलब दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है, कोई भी सदन यहाँ पर महाभियोग जारी कर सकते हैं। और इसके कितने सदस्य, 1/4 सदस्य इस पर महाभियोग जारी करते हैं। परंतु महाभियोग जो पारित होता है वो दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा होता है, और उससे पहले जो है 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है। 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है, जिससे कि राष्ट्रपति महोदय जी जो अपने बचाव के लिए तथ्य जुटा सकें। इसी के चलते जो है अब हम नेक्स्ट जो आर्टिकल हैं, अभी तक ये मुख्य आर्टिकल थे जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। अब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को और शक्तियों के बारे में बताते हैं। अब वो और शक्तियाँ क्या हैं उन पर बात कर लेते हैं, और आर्टिकल ऐसे क्या हैं जो राष्ट्रपति महोदय जी के एग्जाम मतलब से रिलेटेड आर्टिकल है।
ठीक है। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो केवल आर्टिकल की बात करेंगे जो राष्ट्रपति जी हैं। अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति किन किन को नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, किन किन को शपथ नियुक्ति कराता है, तो सब इसी तरीके की जो वो है वो आपकी दूसरी वीडियो में आएंगी। हम अभी तक इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो प्रमुख आर्टिकल कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 आता है तो राष्ट्रपति महोदय जी से बहुत ज़्यादा संबंधित है। और इसमें क्या होता है, क्षमादान। तो कुछ बच्चों को केवल यही पता होता है कि इसमें क्या होता है, क्षमादान। तो इसमें क्षमादान के चलते चलते लघुकरण यानी किसी व्यक्ति की जो सजा है उसको लघुकरण कर सकता है, ठीक है। प्रविलंबन कर सकता है, ठीक है, प्रविलंबन हो सकता है। अगर हम बात करें तो ब्राम, यहाँ पर एक होता है ब्राम हो सकता है, ठीक है। ब्राम होने के बावजूद हम एक क्या करते हैं, परिहार, यहाँ पर परिहार। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन बन के आता है कि लघुकरण, प्रविलंबन, ब्राम और परिहार जैसे कार्यों का किस आर्टिकल में विवरण दिया गया है। तो वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति महोदय जो है क्षमादान कर सकते हैं या सजा का लघुकरण कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, ब्राम या परिहार कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा आर्टिकल है 77। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा 77 आर्टिकल है, यानी कि 77 आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया, इसमें संघ सरकार की समस्त शक्तियों का उपयोग जो है, इसमें क्या है, संघ सरकार की समस्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। यानी कि संघ सरकार की समस्त शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के नाम से होगा, तो इस आर्टिकल में कहा गया है ये। तो हमने दो आर्टिकल कवर करे, एक तो करा अपने 72 और एक करा 77। तो 72 में है क्षमादान, 77 में है संघ सरकार की समस्त कार्यों की शक्तियों का उपयोग जो किया होगा किसके से, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। तो इन दो आर्टिकलों से हमने यहाँ से कवर किया। अब जो हमारे आर्टिकल है दो, ये अभी तो 77 थे, अब इसके बाद में एक आर्टिकल है 79। एक आपका आर्टिकल 79 और एक आपका आर्टिकल है 80। इन दोनों आर्टिकल को देख लेते हैं कि इनमें क्या है। तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 क्या कहता है, आर्टिकल 79 कहता है कि संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति महोदय जो होंगे, राष्ट्रपति महोदय जो होंगे वो संसद का अभिन्न अंग होंगे। क्या होंगे, संसद का अभिन्न अंग। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रपति महोदय संसद का अभिन्न अंग होंगे। तो 79 में कहा गया है कि संसद का अभिन्न अंग कौन होंगे, वो राष्ट्रपति महोदय जी होंगे। अब आपका है आर्टिकल 80। अब आपका आर्टिकल 80 क्या है, तो आर्टिकल 80 जो बताता है वो क्या बताता है, आर्टिकल 80 बताता है राष्ट्रपति राज्य सरकार के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे बशर्ते वह किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे कला, साहित्य, फिल्म ठीक है, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में वह निपुण हो। तो जब वो राष्ट्रपति महोदय को लगेगा कि वह इन क्षेत्रों में निपुण है तो वह 12 सदस्यों को जो है कहाँ पर, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है या संसद का सदस्य बना सकता है। तो आर्टिकल 79 में क्या है, अभिन्न अंग राष्ट्रपति होगा, किसका, संसद का। आर्टिकल 80 में कहा गया है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को। तो हमने 79 और 80 के बारे में हमने यहाँ से बात कर ली है। अब हमारा जो आर्टिकल है वो आपका है 85। इसके बाद में जो हमारा आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 85, ठीक है। देख लेते हैं आर्टिकल 85 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 85 क्या कहता है, यानी कि 85 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 85 जो कहता है दोनों सदनों यानी कि संसद के
दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान राष्ट्रपति करेगा। कौन करेंगे? संसद के दोनों सदनों का आह्वान जो है वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन या भंग भी कर सकते हैं। तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत अहम बात है इसकी। क्या बात है? कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन या भंग कर सकते हैं। 85 में 2 बातें याद हो गई हैं। क्या कर सकते हैं? संसद के दोनों सदनों के सत्रों का आह्वान राष्ट्रपति करेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन या भंग करेंगे। यह है आपका आर्टिकल 85। अब जो हमारा एक अहम आर्टिकल है वो है आर्टिकल 108। आपका जो अहम आर्टिकल है जो राष्ट्रपति महोदय जी से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल हमारा आर्टिकल 108। इस आर्टिकल 108 में क्या है ऐसा? आर्टिकल 108 में कहा गया है संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संयुक्त बैठक जिसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयुक्त बैठक, यानी कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक करने की शक्ति जो होती है वो किस आर्टिकल में होती है? 108 में। तो देखिए 108 नंबर से एम्बुलेंस भी है, और जब दो पक्षों में झगड़ा हो जाएगा तो एक ही एम्बुलेंस में दोनों बैठकर चले जाएंगे। ऐसा हम इसको ट्रिकी तरीके से याद रख सकते हैं 108। ठीक है। इसके बाद में हमारा आर्टिकल 112। इसके बाद में हमारा आर्टिकल जो है वो क्या है? 112। ठीक है। आर्टिकल 112 क्या कहता है? आर्टिकल 112 कहता है कि राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा। तो ये कहा गया है आर्टिकल 112। क्योंकि कई बार बच्चों को पढ़ते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 112 के अंतर्गत। बट इसकी अहम जो पूरी मूल बात है वो क्या है? कि राष्ट्रपति की ओर से वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो की जो प्रस्तुति करता है वो कौन करता है? वो वित्त मंत्री करता है। तो ये आपका आर्टिकल 112 में कहा गया है इस तरीके से। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो आपका है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या है? ये भी राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है। तो हम जितने भी आर्टिकल राष्ट्रपति जी से संबंधित हैं और अहम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय और उनसे संबंधित प्रमुख आर्टिकल। तो अब हमारा आर्टिकल है यहाँ से आर्टिकल 123। 123 में हमारा है आर्टिकल अध्यादेश। अब अध्यादेश जारी करना। अब इस बात को सब लोग जानते हैं, सभी बच्चों को पता होता है कि अध्यादेश से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी। बट इसकी मूल बात जो होती है कि अध्यादेश किसे कहते हैं ये सबको पता नहीं होता है। चलो इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं। इसका स्पष्टीकरण क्या है कि अध्यादेश शब्द का स्पष्टीकरण क्या है, हम इसका स्पष्टीकरण करते हैं। क्योंकि हमारा मकसद जो है आपको अधिकारी बनता हुआ देखना है, इसलिए हम आपको सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए दिखाएंगे। ठीक है। हम चाहते हैं कि आप अच्छा पढ़ें और अच्छे तरीके से अपनी नौकरी, अपनी जॉब प्राप्त करें और अधिकारी बनते हुए हम आपको देखना चाहते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण क्या है कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, सरकार को उस समय पर किसी कानून की शीघ्र आवश्यकता है, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और सरकार को किसी कानून की शीघ्र आवश्यकता है, तो उस समय पर राष्ट्रपति महोदय जो है उस कानून को पारित कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश जारी करना। उसे हम क्या कहते हैं? अध्यादेश जारी करना कहते हैं। और अगला सत्र जो होगा उसमें भी वही कानून प्रस्तुत होगा, परंतु अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो अध्यादेश को 6 सप्ताह में, अध्यादेश को कितने सप्ताह में? 6 सप्ताह। अध्यादेश को 6 सप्ताह में क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि 6 सप्ताह के जगह पर यहाँ पर 42 दिन भी आ सकते हैं। कितने दिन आ सकते हैं? 42 दिन भी यहाँ से आ सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 123 जो अध्यादेश जारी करना होता है। स्पष्टीकरण मैंने बता दिया है कि जब संसद का सत्र नहीं चलता है और संसद को शीघ्र ही कानून बनाने की या मंत्रिमंडलों को शीघ्र ही किसी कानून की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति उस कानून को पारित कर सकते हैं। ठीक।
अब हमारा जो अहम आर्टिकल है वो आर्टिकल है 143, जो राष्ट्रपति महोदय जी से संबंधित है। वह आर्टिकल कौन सा है? वह आर्टिकल हमारा है 143। 143। अब देखिए ये डिजिट कोड जो होता है बहुत अहम होता है। शायद मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाले और जितने भी अदर यंगेस्ट हैं उनको सबको इसके बारे में पता होगा। तो आर्टिकल 143 का मतलब क्या है? आर्टिकल 143 का यहाँ पर हम देखें कि यूथ में जो 143 का मतलब होता है वो कह देते हैं 143। ठीक है, जब भी हम किसी को 143 बोलेंगे तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है? परामर्श करना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर बात है कि राष्ट्रपति महोदय जी को परामर्श, राष्ट्रपति जी को परामर्श यानी किससे? राष्ट्रपति महोदय जी को किससे? सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश से क्या करने की? परामर्श करने की, शक्ति होती है। क्या करने की शक्ति होती है? परामर्श करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति महोदय को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश से परामर्श करने की शक्ति होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि बाध्य है, वह इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे आर्टिकल। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 143 के बाद में आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 क्या कहता है? आर्टिकल 280 क्या कहता है? आर्टिकल 280 कहता है संघ राज्यों के बीच करों से होने वाली आय का विवरण, करों से होने वाली आय के विवरण के लिए वित्त आयोग का गठन। क्या होता है इसमें? वित्त आयोग का गठन। और ये कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय जो है वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसमें कहा गया है राज्यों और संघों से जो करों से आय प्राप्त होती है उनका विवरण करने, उनको एक तरीके से बांटने के लिए, विवरण करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये अभी आपके मुख्य थे। अगर हम 3 आर्टिकल की बात करें तो एक आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 352 और एक आर्टिकल हमारा है 356 और एक आर्टिकल आपका 360। तो ये 3 आर्टिकल और हैं जो राष्ट्रपति महोदय जी से संबंधित है। राष्ट्रपति 300 आर्टिकल के 352 के अंतर्गत क्या कहा गया है? राष्ट्रीय आपात। वैसे इसका आगे संविधान में अलग टॉपिक है, हम उनको करेंगे, मगर हम यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ भी राष्ट्रपति से संबंधित है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात जो है वह प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। फिर राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन क्या होता है? राज्यपाल किसी राज्य का शासन चलाने के राष्ट्रपति जी को क्या कर सकता है? आमंत्रित कर सकता है। और यहाँ पर जब देश की साख खतरे में हो, तो यहाँ पर वित्तीय आपात की स्थिति भी यहाँ होती है और वित्तीय आपात ला सकता है। ठीक है, ये शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के अधीन होती है। तो हमने अभी जितने भी आर्टिकल देखे हैं उन सब में हमने राष्ट्रपति जी महोदय जी के बारे में सुना है। ठीक है, कि उन राष्ट्रपति जी को क्या क्या यहाँ पर शक्तियाँ होती हैं और क्या क्या इनका कार्य विवरण होता है। चलिए एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सभी आर्टिकलों को हम क्या कर लेते हैं। तो एक बार हम आर्टिकल लिख लेते हैं। हम आर्टिकल हमारा जो है यहाँ से आर्टिकल 52 हो गया है, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59 और आर्टिकल 60। इधर लिखे थे आर्टिकल 61, फिर आर्टिकल 61 के बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में लिख सकते हैं 72, आर्टिकल 72 लिख सकते हैं। आर्टिकल 72 के बाद में हम लिख सकते हैं 77, आर्टिकल 77 के बाद में हम लिख सकते हैं आर्टिकल 79, फिर आर्टिकल लिख सकते हैं 80, फिर आर्टिकल 85, फिर आर्टिकल हम जो लिखते हैं 85 के बाद में लिख सकते हैं 108 और 108 के बाद में आर्टिकल हम लिख सकते हैं 112। 112 आर्टिकल के बाद में हम क्या लिख सकते हैं? 112 के बाद में आर्टिकल लिख सकते हैं 123। 123 आर्टिकल के बाद में हम लिख सकते हैं 143, फिर 143 के बाद में हम लिख सकते हैं 280। 280 के बाद में लिख सकते हैं आर्टिकल 352 और इसके बाद में लिख सकते हैं आर्टिकल 356 और यहाँ पर लिख सकते हैं आर्टिकल 360। तो ये आर्टिकल थे हमारे। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या है?
तो आर्टिकल 52 में क्या है, संघ का प्रमुख होगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में संघ की शक्ति होंगी। आर्टिकल 54 में जो है इसका चुनाव होगा यानी कि निर्वाचन। आर्टिकल 55 में क्या है, प्रक्रिया। आर्टिकल 56 में जो है कार्यकाल। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 58 में आपकी योग्यता। आर्टिकल 59 में आपके वेतन भत्ते। आर्टिकल 60 में शपथ। तो यानी कि प्रमुख यहाँ से हो गया, यहाँ शक्ति हो गई है, यहाँ पर चुनाव हो चुका है, चुनाव, यहाँ पर आपकी प्रक्रिया हो चुकी है, यहाँ पर आपका कार्यकाल हो चुका है, कार्यकाल हो चुका है। 57 में पुनः निर्वाचन हो चुका है, पुनः निर्वाचन हो चुका है। 58 में योग्यता, योग्यता हो गया है। और 59 में वेतन भत्ता, वेतन भत्ता। और 60 में जो हो चुकी है शपथ, शपथ हो चुकी है, शपथ हो चुकी है। 61 में महाभियोग, महाभियोग हो चुका है। 72 में क्षमादान, यहाँ पर शक्ति, समस्त शक्ति, ठीक है। 59 में जो है अभिन्न अंग, अभिन्न अंग। 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा। 85 में लोकसभा को भंग। 108 में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक। 112 में वार्षिक विवरण, वार्षिक विवरण हो जाएगा। 123 में अध्यादेश, अध्यादेश। 143 में संयुक्त परामर्श, परामर्श। 280 में वित्त आयोग, वित्त आयोग। 52 में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, आपात हो जाएगा। 56 में राष्ट्रपति शासन। और 60 में जो है वो वित्तीय आपात। ये थे हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के प्रमुख आर्टिकल। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आगे आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलती रहेंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से डाटा जो है बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि जब भी हमें क्विक रिवीजन करना होता तो इसी प्रकार के डाटा की हमें आवश्यकता होती है। और ये सभी स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्ज़ाम जैसे पुलिस वगैरह सभी के लिए जो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।